जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और फंडामेंटल राइट्स में भी क्वेश्चन स्पेशली आर्टिकल 13 से रिलेटेड आर्टिकल 13 से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस विधिक सिद्धांत का संबंध भारत के संविधान के आर्टिकल 13 से है। ऑप्शन नंबर 1 है परतकरणी का सिद्धांत, ऑप्शन 2 आच्छादन का सिद्धांत और ऑप्शन 3 अधित्याग का सिद्धांत। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमें आर्टिकल 13 को कंप्लीटली समझना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का एक अध्याय है, भाग है जिसका नाम है मूल अधिकार। कौन सा भाग है? भारतीय संविधान का भाग 3 और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब इसमें आर्टिकल 12 में किससे संबंधित प्रोविजन है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो राज्य की परिभाषा से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट्स है, जो अधिकार है, वो किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। अब राज्य क्या है? राज्य हमारे यहां देश में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, स्टेट हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में विधि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, लॉ रिलेटेड प्रोविजन का डिस्क्राइब किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 के 4 प्रोविजन है, इसमें 4 क्लोज बने हुए हैं। आर्टिकल 13 का क्लोज 1, इसका क्लोज 2, इसका क्लोज 3 और इसका क्लोज 4। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में केवल 3 क्लोज थे और जो क्लोज नंबर 4 है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? वो 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया। कभी इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे कि आखिरकार आर्टिकल 13(4) जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई। लेकिन आर्टिकल 13 में जो विधि से रिलेटेड प्रोविजन है, जो लॉ रिलेटेड प्रोविजन है, उसमें से आर्टिकल 13(1) में कौन सी विधियां हैं? आर्टिकल 13(1) में वह विधियां हैं जो संविधान के लागू होने से पूर्व की है। संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां। और आर्टिकल 13(2) में कौन सी विधियों के बारे में लिखा हुआ है? आर्टिकल 13(2) में उन विधियों के बारे में लिखा है जो हमारा संविधान लागू होने के बाद में विधियां या कानून बनेंगे। तो संविधान के लागू होने के बाद बनने वाली विधियां। अब आर्टिकल 13(1) में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 13(1) में यह प्रोविजन है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? लागू हो गया। अब ऐसा अचानक से नहीं हो सकता था कि हम ब्रिटिश सरकार के जितने भी कानून हैं उनको एक दिन में क्या कर दे? बताओ, समाप्त कर दे। क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ को अपनाया है और अगर हमने रूल ऑफ लॉ को अपनाया तो एक दिन में अगर ब्रिटिश सरकार के सभी कानूनों को हम समाप्त कर देंगे तो भारत की अंतरिम संसद को नए कानून बनाने पड़ते और उसके लिए एक लंबे समय की आवश्यकता भी थी। तो ऐसे में हमने आर्टिकल 13(1) में क्या प्रोविजन कर दिया कि अगर संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, अगर हमारे देश में कोई ऐसी विधि है जो 26 जनवरी 1950 से क्या है? पहले की है, और संविधान से के लागू होने से पूर्व की विधियों के बीच में, और अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के बीच में कोई असंगत प्रावधान की स्थिति है, या सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि अगर संविधान के लागू होने से पहले की विधि और फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन को लेकर अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है या असंगतता की स्थिति को उत्पन्न हो रही है,
तो फंडामेंटल राइट्स का जितना भाग या उस विधि का जितना भाग फंडामेंटल राइट्स से क्या है बताओ, असंगत है, उतने भाग में कौन आके बैठ जाएगा, उतने भाग में आके बैठ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। सिंपल भाषा में इसे समझिए, मान लीजिए कोई 1860 का कोई कानून है, तो इसका मीनिंग है संविधान के लागू होने का पहले का कानून है, और मान लीजिए इस कानून का इतना सा प्रोविजन ऐसा था जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, तो इतने से भाग में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का ग्रहण लग जाएगा, या इतने से भाग को फंडामेंटल राइट्स क्या कर लेगा, ढक लेगा, या इतने से भाग को फंडामेंटल राइट्स क्या कर लेगा, आच्छादित कर लेगा। इसलिए आर्टिकल 13(1) में उल्लेखित सिद्धांत को न्यायपालिका ने आच्छादन का सिद्धांत कहा है। कौन सा सिद्धांत कहा है, आच्छादन का सिद्धांत। तो 13(1) में तो कौन सा सिद्धांत हो गया, आच्छादन का सिद्धांत। फिर संविधान का आर्टिकल आता है आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद में हमारे यहां राज्य क्या करेगा, राज्य विधि का निर्माण करेगा, कानून का निर्माण करेगा। तो इस राज्य को, इस स्टेट को ये चेतावनी दी गई है कि आप ऐसी विधि का निर्माण नहीं करें जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, या जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीने, या जो हमारे मौलिक अधिकारों को न्यून करे। यदि राज्य ने ऐसी विधि का निर्माण कर दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, या जो हमारे मौलिक अधिकारों को न्यून कर रही है, या जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रही है, तो उस विधि का जितना भाग हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, न्यायपालिका उतने भाग को, पूरी विधि को नहीं, उतने भाग को क्या बता देगी, असंवैधानिक बता देगी। मान लीजिए कि स्टेट ने कोई ये लॉ बनाया, और इस लॉ का कोई एक भाग है, ये मान लीजिए धारा 10 है, फिर धारा 15 है, और इनमें कुछ ऐसे प्रोविजन लिख दिए गए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, वोयलेट कर रहे हैं। तो न्यायपालिका क्या करेगी, इस विधि को पूरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताएगी, इस विधि की उसी धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक बताएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है, वोयलेट कर रही है, या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है। इसका मीनिंग क्या कर रही है न्यायपालिका, इस कानून में से कौन सा पार्ट लीगल है और कौन सा पार्ट इलीगल है, उनके बीच में क्या कर रही है, पृथक्करण कर रही है, अलग अलग कर रही है। इसीलिए न्यायपालिका ने कहा कि आर्टिकल 13(2) में जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है। तो आर्टिकल 13(2) में कौन सा सिद्धांत हो गया, पृथक्करण का सिद्धांत। यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा सिद्धांत भी दिखाई देता है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी दिखाई देता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि अगर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। अब इस न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा और इस पृथक्करण के द्वारा न्यायपालिका क्या करती है, राज्य की मनमानी शक्तियों से हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या दिलाती है बताओ, सुरक्षा दिलाती है। तीसरा एक सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 13 में कौन सा सिद्धांत भी निहित है, अधित्याग का सिद्धांत भी निहित है। अधित्याग के सिद्धांत का मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। यूएसए के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अधित्याग के सिद्धांत को अपनाया गया है क्योंकि वहां के लोग एजुकेटेड हैं, वहां के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी रखते हैं, वहां के लोगों के पास में अपने अधिकारों को लेकर चेतना भी है, इसलिए वहां पे अधित्याग का सिद्धांत चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोला कि आर्टिकल 13 में अधित्याग का सिद्धांत निहित है, लेकिन भारत में हम कौन से सिद्धांत को लागू नहीं कर पाएंगे, अधित्याग के सिद्धांत को लागू नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग है हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हम उन फंडामेंटल राइट्स का क्या नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में लोगों के पास में पर्याप्त एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी पर्याप्त जानकारी नहीं है, और ऐसे में भारत की गरीब जनसंख्या के जो लोग हैं वो लोग अपने स्वार्थों के लिए
यह भी हो सकता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या कर दे, बताओ, त्याग कर दे। तो इस अधित्याग के सिद्धांत से क्या कर रही है न्यायपालिका कि जनता से भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। जबकि इस पृथक्करण के सिद्धांत से और आच्छादन के सिद्धांत से किससे सुरक्षा प्रदान कर रही थी, बताओ, राज्य से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। इसके अलावा आर्टिकल जो 13 का क्लोज 3 है उसमें यह बताया गया है कि विधि में क्या क्या शामिल होगा। तो विधि में शामिल होगा आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, उसके अलावा नियम, उपनियम, ठीक है, और ऐसी रूढ़ियां और ऐसी प्रथाएं जिसमें किसका प्रभाव भी हो, विधि का प्रभाव भी हो, और इसके अलावा विनियम। ऐसे 8 विषय बताए गए हैं आर्टिकल 13(3) में, जो किसकी परिभाषा में शामिल होंगे, विधि की परिभाषा में शामिल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। जी बिल्कुल अपनाया गया है आर्टिकल 13 में। पृथक्करण का मतलब क्या है, न्यायपालिका क्या करेगी, विधि का कौन सा पार्ट लीगल है और कौन सा पार्ट इलीगल है, उस भाग को क्या करेगी, बताओ, पृथक करेगी। आच्छादन का सिद्धांत मैंने बताया, संविधान के लागू होने से पूर्व की जो विधियां हैं उनमें कौन सा सिद्धांत लागू होगा, आच्छादन का सिद्धांत। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत भी है, यानी कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। यही कौन से आर्टिकल में निहित है, बताओ, आर्टिकल 13 में। तो इसमें स्टेट तीनों ही क्या होंगे, बताओ, सही। हमारा आंसर क्या होगा, डी। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।